अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। किसी भी एटम के वैलेंस शेल से जो हम एक या दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, जो हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आइसोलेटेड का क्या मतलब है कि ये जो एटम होना चाहिए वो दूसरे एटम से क्या होना चाहिए? सेपरेट होना चाहिए। इसकी दूसरे एटम के साथ कोई इंटरेक्शन ना हो। अगर ये दूसरे एटम के साथ इंटरेक्शन होगी तो इसका मतलब है इसने दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। और गैसेस एटम क्यों लेते हैं? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इस वजह से वो एक दूसरे से दूसरे एटम के साथ इंटरेक्शन नहीं होते, इसलिए गैसेस एटम लेते हैं। फ़र्ज़ कि हमारे पास एक सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। और सोडियम है, तो अब हम इसके वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो जो डेल एच आई होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी है, वो +496 किलो जूल पर मोल है। इसका क्या मतलब है कि सोडियम के वैलेंस शेल से हमने जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर थी, हमें जो 496 किलो जूल पर मोल आई है, इसे हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब हम मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल से जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पर +1 चार्ज आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है 738 किलो जूल पर मोल। अब मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन मूव होगा तो इस पर क्या आ जाएगा? 2 पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन। डेल एच आई इसकी जो होगी वो है 1451 किलो जूल पर मोल। ये है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हमने डिस्कस करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी पे इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले है एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ क्या होगा? जब एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा, इसलिए हमें कम एनर्जी इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर लेंगे। दूसरा है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के बाहर इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन होती है, इस रिपल्शन से क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम यूज़ होगी। उसके बाद है न्यूक्लियर चार्ज। उसके बाद है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। अगर ऑर्बिटल एस होगा तो उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा इस्तेमाल होगी, क्योंकि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होता है। उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद क्या आएगा? एफ। ये जो और 5वां जो फैक्टर है वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है? जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं और फुली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, इनकी ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इस वजह से हमें ज़्यादा अमाउंट एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं। जब हम पीरियोडिक ट्रेंड की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ग्रुप्स में आते हैं। ग्रुप्स में क्या होता है? जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि जब हम नीचे की तरफ आएंगे देयर इज सक्सेसिव एडिशन ऑफ शेल होती है। इसमें क्या होता है कि शेल्स के इजाफे से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होता है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होगा तो इससे क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं। इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। अब हम आगे जो बात करते हैं उसमें क्या होगा कि होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ हो जाता है। जब होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ होगा तो हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है?
अब हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फ्रांसियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो क्या है, ग्रुप्स के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। सबसे पहले देखें, हाइड्रोजन की 13 किलो जूल पर मोल है, लिथियम की 520 किलो जूल पर मोल है, सोडियम की 496 किलो जूल पर मोल है, पोटाशियम की 419 है, रुबेडियम की 403 है, सीजियम की 376 है। इसका मतलब क्या है कि ग्रुप्स के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब हम पीरियड की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, लेफ़्ट टू राइट जब मूव करते हैं, पीरियड क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज इन द प्लेटो टेबल्स आर कॉल्ड पीरियड्स। इसमें क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे इंक्रीज होती है, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होगा पीरियड्स के अंदर डिक्रीज हो जाता है। इसमें शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि इसमें शेल्स जो इजाफा हो ही नहीं रहा, उसी शेल्स के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद इंक्रीज हो रही है। इससे क्या होगा, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जब होल्ड ज़्यादा होगा तो हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। वैलेंस शेल से जब हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़रूरत होगी, तो इसका क्या मतलब है कि पीरियड्स के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीज होती है। जब हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं तो उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। लिथियम की कितनी है, 520 किलो जूल पर मोल। बेरिलियम की कितनी है, 900 किलो जूल पर मोल। बोरॉन की कितनी है, 801 किलो जूल पर मोल। कार्बन कितनी है, 1086 किलो जूल पर मोल। नाइट्रोजन की कितनी है, 1402 किलो जूल पर मोल। ऑक्सीजन की कितनी है, 1314 किलो जूल पर मोल। इस तरह जैसे जैसे हम पीरियड्स में जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। होना तो ये चाहिए था कि बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती, बोरॉन से क्या होती, कम होती, लेकिन जो बेरिलियम की आयोनाइजेशन बोरॉन से ज़्यादा क्यों है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है। और यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि मैंने आपको पहले फैक्टर्स में बताया था, स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी होगी, या तो हाफ फील्ड की ज़्यादा होगी या फुली फील्ड की ज़्यादा होती है। बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। अब इसमें जब हम बात करते हैं तो इसके ऑर्बिटल क्या हैं, 1s2 2s2 2p0। अब हम इसका एटॉमिक नंबर 4 है तो इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल भी 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है दूसरा शेल जो है वो फुली फील्ड है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। इससे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो 1s2 2s2 2p3 एटॉमिक नंबर 7 है। तो पी ऑर्बिटल के कितने सब शेल होते हैं, px py pz। तो हमने पढ़ा था हॉर्न्स रूल में क्या बताया था कि जो हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, सबसे पहले हम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एक करके सब शेल में जाते हैं, जो बाकी बचते हैं वो दोबारा रिफिल होते हैं। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक एक करके तीनों ऑर्बिटल्स में जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है हाफ फील्ड, पी ऑर्बिटल जो है हाफ फील्ड है, इस वजह से हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, क्योंकि ये स्टेबल है। आज का हमारा टॉपिक था आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम आपको बताएंगे इसमें से कौन से शार्ट बन सकते हैं। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखें और उसमें एक एग्जांपल पूछेगा। उसके बाद प्रोडक्ट ट्रेंड पूछेगा आपसे, प्रोडक्ट ट्रेंड पीरियड्स में क्यों इंक्रीज होती है, ग्रुप्स के अंदर डिक्रीज क्यों होती है,
उसके बाद आपसे पूछेगा फैक्टर्स को डिस्कस करें, तो आप फैक्टर्स को बताएंगे। इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी।